नमस्कार दोस्तों। आपने अभी मीडिया में एक खबर पढ़ी होगी, पता नहीं ये खबर ज़्यादा हाईलाइट भी हुई है या नहीं, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नेता हैं भारती घोष, उनके काफ़िले को रोक लिया गया, तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई और आरोप लगाया गया कि जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं ने उनके काफ़िले को रोका था। वो एक विशेष इलाके में जाना चाह रही थी और वहाँ उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था और इस काफ़िले को रोका गया तो बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। काफ़ी संघर्ष हुआ, बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और काफ़िले को उनके आगे बढ़ने दिया गया। तो इस मामले के बाद लोगों में दिलचस्पी ये हुई कि भारती घोष कौन है। दिलीप घोष को तो सब जानते हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन ये भारती घोष कौन है, ये कौन हैं, क्या कर रही हैं, इनका टारगेट क्या है, इससे पहले ये क्या करती थी, ये सब चीज़ें बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने खड़ा हो गया है। और इसके बारे में जब मैंने जानकारी करने की कोशिश की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां दोस्तों सामने आई हैं। और सबसे मेन जानकारी ये है इसमें कि ये जो है आईपीएस अधिकारी थी और इन्होंने वीआरएस लेकर 2018 में बीजेपी ज्वाइन की है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगा। इसके बाद मैंने इनके बारे में और जानकारी करने की कोशिश की तो पता लगा कि इन्हें जो लोकल लोग हैं वो अग्नि कन्या कहने लगे हैं, फायर गर्ल। ये फायर गर्ल का टैग इन्हें क्यों मिला वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊं कि भारती घोष ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में आईपीएस अधिकारी के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग वर्क किया और कुछ ज़िलों में वो एसपी रही, एसपी के तौर पर वो पोस्ट रही और उन्होंने माओवादी प्रभावित इलाकों में बहुत बढ़िया वर्क किया, जैसे कि झरगाम डिस्ट्रिक्ट है और पश्चिमी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उन्होंने आदिवासी इलाका है, वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किया और माओवादियों पर कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ हालात उन्होंने नॉर्मल किए। और इसके अलावा उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका दिसंबर 2017 में सामने आया। कहा जाता है कि सबंग सीट है एक वहाँ की, उसके लिए वहाँ पर उपचुनाव हुआ था 24 दिसंबर 2017 को और इस उपचुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 2000 से बढ़कर 37,000 तक पहुँच गया। और कहा जाता है कि ये खबर जब ममता बनर्जी पर पहुँची तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि ये बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पर इतना कैसे बढ़ गया है। और यहाँ पर भारती घोष एसपी के तौर पर तैनात थी। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया कि वो बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और उन्हीं की वजह से वहाँ पर इतना हाई ग्राफ गया है बीजेपी के प्रति वोटिंग का। इस बात को लेकर वो नाराज़ हो गई ममता बनर्जी। और देखिए 24 दिसंबर 2017 को ये चुनाव आया था, नतीजा आया था और 26 दिसंबर को 2 दिन बाद ही भारती घोष ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। और जब वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उस समय वो डीआईजी बनने वाली थी, उनका प्रमोशन होने वाला था। ऐसी पोजीशन पे कोई वीआरएस के लिए अप्लाई नहीं करता है, अपने इतने अच्छे कैरियर को छोड़कर कोई इस तरह से बीच में नहीं जाता है। और जनवरी 2018 में उनकी वीआरएस मंजूर कर ली गई और वो रिटायर हो गई और उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर बड़े बड़े नेताओं के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सब क्या घटनाक्रम हो रहा है? भारती घोष बीजेपी में आ गई, उसके बाद उनका टारगेट क्या है? अभी तक मैंने ये जितनी भी इनके बारे में फाइंडिंग करने की कोशिश की है उसमें ये स्पष्ट नहीं हो चुका है। हो सका है कि वो क्या करना चाहती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति में आएंगी, चुनाव लड़ेंगी और कहाँ से चुनाव लड़ेंगी अभी तक ये मुझे स्पष्ट नहीं हो सका है। हो सकता है कि यही इलाके जहाँ पर उन्होंने वर्क किया है इन्हीं इलाकों से उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो मैंने ट्रैक की हैं वो एक्टिविटीज़ बाकी जितने भी लीडर हैं बीजेपी के उन सबसे अलग हैं। किस तरीके से? लोगों का मानना है कि भारती घोष अलादीन का एक चिराग हैं कि आएंगी और हमारी समस्या का समाधान कर देंगी। भारती घोष के बारे में आपको बताऊं कि भारती घोष की कनेक्टिविटी महिलाओं से बहुत ज़्यादा है।
जब वो आती हैं तो उनकी जो सभाएं होती हैं, उनकी जो छोटी छोटी रैलियां होती हैं, उनमें महिलाएं भारी संख्या में उमड़ पड़ती हैं। जब उनका काफ़िला गाँवों से निकलता है तो बच्चे उनकी गाड़ियों के काफ़िले के पीछे दौड़ने लगते हैं। जब वो किसी गली से निकलती हैं या किसी स्टेज पर जाती हैं तो लोग उन पर फूल मालाएं बरसाने लगते हैं, उनका भारी स्वागत किया जाता है। और लगभग 5-6 महीने से उनकी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हो गई हैं। सब समझ रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और वो बीजेपी के लिए एक वर्क कर रही हैं, और साथ ही साथ वो अपने लिए भी वर्क कर रही हैं, अपनी ग्राउंड वहाँ पर राजनीतिक तैयार कर रही हैं। और आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे महासचिव बनाए हुए हैं बीजेपी ने। शी इज़ वन ऑफ देम। उन्हें भी महासचिव बनाया गया है। और सबसे ख़ास बात मैंने ये देखी कि जितने भी मैंने वहाँ के अखबार देखे, ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं वो मैंने सर्च किए, भारती घोष के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा है। शायद उसकी वजह ये है कि बीजेपी का जो वहाँ का लोकल कैडर है, वहाँ के जो दूसरे बड़े नेता हैं, वो नहीं चाहते कि भारती घोष जैसे लोग सामने आए। भारती घोष बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लंदन में पढ़ी हुई हैं। अगर उनकी मैं एजुकेशन की बात करूं तो मुझे जानकारी जो मिली है, हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो पढ़ी हुई हैं। और उनका जो सिद्धांत है, वो जो सब जगह बांग्ला में कहती हैं, अमर परिवार बीजेपी परिवार, मतलब माई फैमिली बीजेपी फैमिली, इस सिद्धांत पर वो काम कर चुकी हैं। इसके अलावा जब वो आईपीएस थी तो यूनाइटेड नेशंस के लिए उन्होंने अफ्रीका, जॉर्डन, कोसोवो, इन सब इलाकों में काम किया। और उनका जो थीम है, जो बातें कहती हैं, बहुत मैच्योरिटी लेवल उनका मुझे हाई नज़र आता है। वो कहती हैं कि किसी भी राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सीधे टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पर टारगेट किया है। और उनका ये कहना है कि अगर राज्य और केंद्र सरकार साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उन्होंने देखिए कई उदाहरण दिए हैं। वो हेल्थ के बारे में बात करती हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर पर पूरे जो अन्य राज्य हैं वो 1482 रुपये पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति पर 1482 रुपये दूसरे राज्य खर्च कर रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में केवल 988 रुपये है। बिहार में अभी जहाँ चुनाव हुए वहाँ केवल 781 रुपये है। यानी कि हेल्थ केयर पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की हेल्थ पर सरकारों को काम करना चाहिए। इसके अलावा वो गांव-गांव घूम रही हैं। कई ज़िलों के बारे में मैंने जानकारी ली जहां वो दौरा कर चुकी हैं, जैसे कि हुगली ज़िला है, पूर्वी मिदनापुर है, वेस्ट मिदनापुर है, झरग्राम वर्धमान है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा ग्रामीण, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, रायगंज, इतने सारे इलाकों में घूम रही हैं। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो एक आम विधायक के रूप में ही अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं या चीफ मिनिस्टरशिप के लिए भावी फेस हो सकती हैं वो बीजेपी का पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके सामने बीजेपी को ज़रूरत है किसी ऐसे फेस की जो उनकी तरह स्ट्रॉन्ग हो। एक महिलाओं का एक जो अट्रैक्शन होता है, ख़ास तौर से आपको पता ही है कि महिलाएं जहां मतदान करती हैं, जिस तरफ करती हैं मतदान, उसी तरफ पलड़ा झुक जाता है। जैसे कि बिहार में हुआ, 7% महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की और बीजेपी वहां जीतकर सामने आ गई। तो लग रहा है कि मुझे जो ऐसा लगा कि शायद बीजेपी का जो लोकल कैडर है वहाँ भारती घोष को इसलिए भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा कि उन्हें लग रहा है कि अगर वे भारती घोष, अमित शाह या नरेंद्र मोदी जो हाईकमान हैं उन तक उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा पहुंच गई तो कहीं भविष्य में उन्हें चीफ मिनिस्टर के लिए फेस के लिए प्रोजेक्ट ना कर दिया जाए, जैसे कि किरण बेदी को किया गया था दिल्ली में। हालांकि इसकी संभावनाएं कम नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारती घोष आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं। वो इकोनॉमी पे बात करती हैं, फैक्ट लेके आती हैं लोगों के सामने, फैक्ट रखती हैं कि आप इन फैक्ट्स के आधार पर काम करें। और उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल तरक्की नहीं कर पा रहा है, पश्चिम बंगाल में बैकवर्डनेस है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं आ रही हैं, इस तरह की सारी बातें कहती हैं। तो निश्चित रूप से लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें वे राष्ट्रीय मुद्दे उठाने के साथ साथ लोकल मुद्दे भी उठाती हैं। और
ये भी बताती हैं कि बांग्लादेश से किस तरह से अवैध यहाँ पर नागरिक आ रहे हैं और उन्हें नागरिकता दी जा रही है। ये मुद्दा ज़ोर से उठाती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एनआरसी और सीएए वाला जो मुद्दा है वो भी बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता है। फ़िलहाल उनका कहना है कि राज्य में जो हफ्ता और टोलाबाजी हो रही है, यानी कि जो गैर कानूनी वसूली हो रही है, उसे रोका जाना चाहिए। सरकार का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लोगों को अपना टैक्स अदा करना चाहिए, और इन सब बातों को लेकर वो काफ़ी एक्टिव हैं। अब फ़िलहाल स्थिति मुझे नहीं याद है, 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में यहाँ काम किया, काफ़ी एक्टिव रही वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में भारती घोष बीजेपी के लिए एक बड़ा फेस हो सकती हैं। हो सकता है कि उन्हें आने वाले समय में बीजेपी में बड़ा पद भी मिले। ये भी संभव है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाए तो कम से कम उन्हें हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री दी जा सकती है। बहरहाल ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा वीडियो ये बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं भारती घोष के बारे में आपको बताऊं कि ये कौन हैं और क्या कर सकती हैं और क्या करने की क्षमता रखती हैं। भारती घोष, बीजेपी, टीएमसी, बंगाल, इन सब पर हम बात करते रहेंगे। आगे भी हम पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आगे भी पश्चिम बंगाल पर कई वीडियोज़ आएंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।